हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? बेटा मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्या? एक बार मैसेज कर दो आप लोग कमेंट करके। हाँ जी, मैं आपको मेरा इंट्रो दे देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर अनुराग बैरवा, और मैं श्री धन्वंतरी आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज जो क्लासेज है हमारे, ठीक है, उसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरी कोचिंग है ये, ठीक है। तो ये कई दिनों से चल रही है, इसको लगभग 2 महीने हो चुके हैं चलते हुए। और अभी जो आप लोगों के जो अभी 8 अगस्त से जो आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, इसका हमने क्रैश कोर्स किया है, ठीक है, बच्चों को क्रैश कोर्स करवाया है। और अभी आपके नवंबर दिसंबर में जो पेपर आने वाला है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, इसके लिए रेगुलर क्लासेस जो है आपके 15 अगस्त से शुरू होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए डेमो लेक्चर हमने अरेंज करवाया है, ठीक है। 4-5 दिन आपका डेमो लेक्चर आएगा, फिर 15 तारीख से आप लोगों का रेगुलर क्लासेज होंगे, ठीक है। इन क्लासेज के अंदर आपको आपकी जो पूरी सब्जेक्ट है वो डिटेल में पढ़ाई जाएगी। एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया जाएगा, बिल्कुल भी रटाया नहीं जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसा आप लोगों को डेमो क्लास में पढ़ाया जाएगा, सेम टू सेम आपको जो रेगुलर क्लास है उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, और लगभग एग्ज़ाम होने तक आपके कम से कम 5 गेस्ट पेपर, ठीक है, आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जिनमें से 100% लगभग 100% जो पेपर है आपका मेन एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो 5 गेस्ट पेपर बहुत होते हैं, ठीक है। अभी हमारे क्रैश कोर्स में मैं 2 गेस्ट पेपर देता हूं, तो उनमें से लगभग 70 to 80% तो अभी तक पेपर में आया है, और बाकी का कल देखते हैं कल कितना आता है, ठीक है। तो आप लोग अगर क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे, हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है षड्विध क्रियाकाल, ठीक है। क्रियाकाल बोल सकते हैं इसको हम, क्रियाकाल। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्या आप लोगों को? ये आपके सेकेंड ईयर में जो चिकित्सा परिचर्या सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है, ठीक है। पहले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में त्रिदोष रहते हैं, ठीक है। त्रिदोष यानी वात पित्त कफ रहते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता ही है, वात पित्त कफ रहते हैं, ठीक है। ये जो त्रिदोष जो होते हैं, इसके अलावा ये होते हैं हमारे शारीरिक दोष, ठीक है, ये होते हैं हमारे शारीरिक दोष। इसके अलावा कुछ मानसिक दोष भी होते हैं जिनका आप लोगों को पता है, मानसिक दोष, ठीक है। रज और तम बोलते हैं, वैसे तो सत्व रज तम होता है, ठीक है। सत्व होता है, एक रज होता है और एक तम होता है, लेकिन ये जो सत्व जो होता है ये दोष रहित होता है, ठीक है। रज और तम जो होते हैं ये दोष युक्त होते हैं, ठीक है। तो मानसिक बीमारियां, मानसिक व्याधियां जो होती हैं, ठीक है, ये इन दोनों के विकृत होने की वजह से होती है। सत्व कभी भी विकृत नहीं होता है, कभी भी विकारग्रस्त नहीं होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं शारीरिक दोषों की, ठीक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जब हमारे शारीरिक दोष वात पित्त कफ जब साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है, जब ये साम्य अवस्था में रहते हैं तो शरीर कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। ये आप सब लोगों को इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इन त्रिदोषों में से, ठीक है, इन 3 दोषों में से कोई एक दोष, ठीक है, कोई एक दोष विकृत हो गया या विषम अवस्था में चला गया, ठीक है, बढ़ गया या घट गया, ठीक है, या वृद्ध हो गया, ठीक है, या तो वो उसका या तो प्रकोप हो जाएगा या उसका संचय हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ लेते हैं इनको, या तो वो कम हो जाएगा या वो वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, या तो उसकी वृद्धि हो जाएगी या फिर वो कम हो जाएगा, यदि एक दोष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो 2 दोषों में ऐसा हुआ है, ठीक है, 2 दोष विषम अवस्था में चले गए या फिर तीनों दोष ही विषम अवस्था में चले जाते हैं,
मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग ढंग से समझ लेना इसको, ठीक है। ये क्रिया काल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि शरीर अस्वस्थ तभी होगा जब तीनों दोष एक साथ विषम अवस्था में जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एक दोष विषम अवस्था में चला गया या दो दोष विषम अवस्था में चले गए या तीनों दोष विषम अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है, तो विषम अवस्था में जाते ही क्या हो जाता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, ठीक है। शरीर कैसा हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, ठीक है। हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तो सिर्फ इतना सा ही पता है कि भाई दोष अगर साम्य अवस्था में है तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोष विषम अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है, दोष अगर विषम अवस्था में चले जाते हैं तो हमें रोग हो जाता है, ठीक है। ये सामान्य सी चीज़ जो है वो अपन को पता रहती है, लेकिन यहाँ पर एक बात है, हमारे आचार्यों ने यहाँ पर एक षड क्रिया काल, ठीक है, एक षड क्रिया काल जो है उसका वर्णन किया है, ठीक है। तो षड क्रिया काल में क्या होता है कि दोष, ऐसा नहीं है कि भाई दोष बढ़ गया मतलब दोष विषम अवस्था में चला गया रोग उत्पन्न, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोष जब धीरे धीरे बढ़ता है वो प्रकोपित होता है, ठीक है। पहले तो अपनी जहाँ पर उसका स्थान होता है, जहाँ पर वो दोष रहता है, पहले तो वो वहाँ बढ़ेगा, ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते वो दूसरी जगह जाएगा, ठीक है, दूसरी जगह जाकर फिर वहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से करते करते कुल 6 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, तब जाकर हमें रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो अवस्थाएं जो होती है, ठीक है, जो 6 अवस्थाएं जो होती है उनके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। 6 अवस्थाएं कौन सी होती है, तो सबसे पहले है संचय अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था है, संचय अवस्था, ठीक है। फिर है प्रकोपित अवस्था यानी प्रकोप अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है, प्रकोप अवस्था, ठीक है। उसके बाद में है प्रसार अवस्था। कौन सी अवस्था है, प्रसार अवस्था, ठीक है। ये पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर की जो होती है स्थान संश्रय अवस्था होती है, ठीक है। कौन सी अवस्था होती है, स्थान संश्रय अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 पे आती है रूप अवस्था, ठीक है, रूप अवस्था। फिर उसके बाद में आती है भेद अवस्था, ठीक है। हमारे आचार्यों ने जो षड्विध क्रियाकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारे आचार्य ये कहते हैं कि सबसे पहले दोष जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, दोष जहाँ पर रहते हैं, जैसे मान लो आप लोग सारे फर्स्ट ईयर क्लियर करके आए हो, आपकी जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी की जो बुक है उसमें लास्ट में वात पित्त कफ दोषों के बारे में बता रखा है, ठीक है। आपको सबको ये चीज़ पता है कि वात कहाँ रहता है, वात का मुख्य स्थान क्या है, पित्त का मुख्य स्थान क्या है, ठीक है, और हमारे कफ का मुख्य स्थान क्या है। जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो कफ दोष जो होता है, ठीक है, जो कफ दोष जो होता है वो कहाँ रहता है, हमारे वक्ष स्थल में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, हमारे वक्ष स्थल में रहता है, ठीक है। तो जो कफ दोष जो होता है, ठीक है, ये कफ दोष कहाँ रहता है, वक्ष स्थल में रहता है, यानी हमारे चेस्ट में रहता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जिस जगह पर वो रहता है उस जगह पर उसका क्या होगा, संचय होगा। संचय का मतलब क्या है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। मतलब हम क्या कर, मतलब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस जगह पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो इकट्ठा होएगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी ना, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद में वो प्रकोपित अवस्था में चला जाएगा। किस अवस्था में चला जाएगा, वो प्रकोपित अवस्था में। जब वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो प्रकोपित अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वो उस जगह से निकलकर दूसरी जगह चला जाएगा। जैसे मान लो किसी तालाब, कोई तालाब है खाली, अभी जैसे बरसातों के दिन चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई गड्ढा है, ठीक है, कोई गड्ढा है, उसमें थोड़ा बहुत ही पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब बरसात आ गई, मान लो तेज़ बरसात आ जाती है, ठीक है। तो तेज़ बरसात आएगी तो उस गड्ढे में क्या है, धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा, ऐसा ही होता है ना, धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा। जब वो पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है, तो उसका जो पानी है वो निकल कर दूसरी जगह चला जाता है ना,
जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रसार अवस्था में क्या होता है कि गड्ढे में पानी इतना ज़्यादा भर गया, अब गड्ढे में जगह ही नहीं है, ठीक है, गड्ढे में जगह ही नहीं है, ठीक है, तो वो पानी निकलकर दूसरी जगह चला जाता है, मतलब उस पानी का प्रसार हो जाता है, ठीक है। तो ये है तीसरी अवस्था, प्रसार अवस्था। तो इसमें क्या होगा, दोष इतने ज़्यादा संचेत हो जाएंगे, जो दोष इतने ज़्यादा प्रकोपित हो जाएंगे कि वहाँ पर वो उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर प्रसारित कर जाएंगे, मतलब दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी जगह जाकर स्थान संश्रय, यानी वहाँ पर रहने लग जाएंगे दूसरी जगह पर जाकर, ठीक है। दूसरी जगह पर जाकर वहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, वहाँ पर अपनी मात्रा को बढ़ाएंगे। तो ये हो गई चौथी अवस्था, ठीक है। उसके बाद में रूप अवस्था। तो रूप अवस्था का मतलब ये है, रूप का मतलब होता है लक्षण, ठीक है। रूप का मतलब क्या होता है, लक्षण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोष उसी स्थान पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। दोष जहाँ पर गए थे, बढ़ते बढ़ते जहाँ पर गए थे उसी स्थान पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर बढ़ते बढ़ते वो रोग उत्पन्न करते हैं और उस रोग के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, ठीक है। उस रोग के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, रोग के लक्षण दिखाई देने हमें लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था है, रूप अवस्था। उसके बाद में भेद अवस्था, ठीक है। तो भेद अवस्था में क्या होता है कि जो रोग जो होता है वो पूरी तरह से सामने आ जाता है, ठीक है। यानी भेद अवस्था में क्या होता है, जो रोग जो होता है, पहले तो लक्षण दिखाई दिए हैं, ठीक है, अब रोग पूरी तरह से हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी अवस्था है, वो है भेद अवस्था, ठीक है। इसके बाद में आचार्य ने एक बात और कही है, ठीक है, कि भाई षड क्रिया काल जो हम बता रहे हैं, ठीक है, तो इनमें क्या है, जैसे संचय अवस्था है, तो संचय अवस्था में चिकित्सा करने का अवसर देते हैं हम, ठीक है। जो हमारा जो शरीर जो होता है, ठीक है, हमारा जो शरीर है वो चिकित्सा करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति में दोषों का संचय हो रहा है, अब दोषों का संचय कैसे होगा, ऋतु के अनुसार होगा दोषों का संचय, ठीक है। दोषों का संचय जो होता है वो ऋतु के अनुसार होता है। अब देखो कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये चीज़ भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। ये वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ चुके हो, ठीक है, कि ऋतु के अनुसार कौन से दोष का किस दोष का किस ऋतु में संचय होता है, किस ऋतु में उसका प्रकोप होता है और किस ऋतु में उसका शमन होता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में वात का संचय 3 नंबर पे दे रखा है, वात का प्रकोप 4 नंबर पे और वात का शमन मैंने 5 नंबर पे दे रखा है, ठीक है। तो 3 नंबर पे कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में वात का क्या होगा, संचय होगा, ठीक है। फिर अगली जो ऋतु आ रही है वर्षा ऋतु में क्या होगा, वात का प्रकोप होगा और उसके बाद में वात का क्या होगा, शमन होता है, ठीक है। इसी तरह से पित्त है,
ठीक है, जैसे पित्त है, ठीक है। तो चौथी यानी जो अभी जो बरसात जो चल रही है, ठीक है, अभी बरसात के मौसम में क्या होता है, पित्त का क्या हो रहा है, संचय हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में शरद ऋतु जो अगली ऋतु जो आएगी, ठीक है, उसमें पित्त का क्या होगा, प्रकोप होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो अगली ऋतु आएगी यानी हेमंत ऋतु जो आएगी, उसमें क्या होगा, पित्त का शमन होता है, ठीक है। इस तरह से ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से वात का क्या हो रहा है, वात पित्त कफ का संचय हो रहा है, फिर प्रकोप हो रहा है, ठीक है। फिर हमने उनको कंट्रोल नहीं किया है, उनका समन नहीं किया है ऋतु के अनुसार, ठीक है। जिस ऋतु में उनका समन करना चाहिए उस ऋतु में अगर हम समन नहीं करते हैं तो वो प्रसार अवस्था में चले जाते हैं, और प्रसार अवस्था से स्थान संश्रय अवस्था और फिर रूप अवस्था और भेद अवस्था, और हमें रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये बताया गया है आपके क्रियाकाल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहली अवस्था है जिसमें चिकित्सा करने का पहला अवसर मिलता है। चलो भाई इसमें चिकित्सा नहीं करी मान लो, ठीक है, तो दूसरी अवस्था आ गई, ठीक है, चलो इसमें कर लो चिकित्सा, ठीक है। फिर ये तीसरा अवसर आता है चिकित्सा करने का, फिर चौथा अवसर आता है चिकित्सा करने का, फिर पांचवा अवसर आता है चिकित्सा करने का। और हम जब आजकल के टाइम में हम जब चिकित्सा करवाने जाते हैं तो कौन सी अवस्था में जाते हैं, इसी अवस्था में जाते हैं जब हमें रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाए। एक स्वस्थ व्यक्ति थोड़ी जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में आपका पित्त का संचय हो रहा है, तो आप जाओगे क्या डॉक्टर के पास में, नहीं जाओगे ना। जब आप बीमार ही नहीं हो तो क्यों जाओगे, लेकिन जाना चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए। पित्त का जो संचय हुआ है, ठीक है, और अगली ऋतु में उसका जो प्रकोप होने वाला है तो उसके लिए पंचकर्म करवाया जाता है, ठीक है। अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आप ये जो रोग हो रहे हैं उनसे आप बच सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में छठी अवस्था आएगी तो उसमें तो रोग पूरी तरह से ही हमें दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके क्रियाकाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपके क्रियाकाल का। अब हम क्रियाकाल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लिखा है दोष विषमता को प्राप्त होकर सीधे ही रोग उत्पन्न नहीं होता है, अपितु संचय प्रकोप आदि क्रमिक अवस्थाओं को प्राप्त होकर रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। विषम दोष जिस क्रम में रोग उत्पत्ति की अवस्था तक पहुँचते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रियाकाल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, दोष विषम होगा, ठीक है, दोष क्या होगा, विषम होगा, उसके बाद में रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। ये 6 अवस्थाएं हैं, ठीक है, इन्हें षट क्रियाकाल या षट क्रियाकाल कहते हैं, ठीक है, यानी चिकित्सा करने का अवसर, ठीक है। क्या है इसका मतलब, क्रियाकाल का मतलब क्या होता है, चिकित्सा करने का अवसर होता है, ठीक है। चलो, यदि प्रथम क्रियाकाल में ही दोषों का निर्हरण कर दिया जाए, ठीक है, दोष को क्या है, जो दोष संचय हो रहे हैं, जिन दोषों का संचय हो रहा है, ठीक है, अगर उनका निर्हरण कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो दोष आगे की अवस्थाओं को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और जैसे जैसे शरीर में दोषों की वृद्धि होकर वे आगे की अवस्थाओं में पहुंचेंगे तो उनकी चिकित्सा करना और भी कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है कि शुरुआत में ही जब दोष संचय अवस्था या प्रकोप अवस्था में पहुंचते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम पे अगर चिकित्सा अगर करवा ली जाती है, ठीक है, तो आगे रोग उत्पन्न हो ही नहीं पाता है। इसलिए क्या है, देखो आयुर्वेद के 2 प्रयोजन बता रखे हैं, एक तो रोगी की चिकित्सा करना, ठीक है, और दूसरा क्या प्रयोजन है कि भाई कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य का संरक्षण करना, ठीक है। तो देखो स्वास्थ्य के संरक्षण करने में, जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य का संरक्षण करना है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे उसके दोषों का संचय हो रहा है या प्रकोप हो रहा है, ठीक है, तो उनको पंचक्रम के द्वारा नॉर्मल अवस्था में लाया जाता है, नहीं तो आगे चलकर फिर वो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखा है, जैसे जैसे शरीर में दोषों की वृद्धि होकर वे आगे की अवस्थाओं में पहुंचेंगे उनकी चिकित्सा करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि दोष जो होते हैं वो पूरे शरीर में धीरे धीरे व्याप्त हो जाते हैं, ठीक है, और फिर चिकित्सा करने में उतनी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आगे लिखा है 6 क्रियाकालों का उद्देश्य इसी बात को लेकर किया गया। आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर बताया है, आचार्य सुश्रुत ने प्रथम क्रियाकाल के बारे में बताया। पेज नंबर हम 34 पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर 34 की बात हो रही है। बेटा मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, एक बार कमेंट करके बता दो मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्या आपको, मेरी आवाज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं है।
वीडियो ठीक से चल रही है ना बेटा, बताओ। चलो आगे बात करते हैं। तो प्रथम क्रियाकाल के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रथम क्रियाकाल का अभिप्राय है कि दोषों की संचय अवस्था, चिकित्सा करने का पहला अवसर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संचय अवस्था में दोष अपने ही स्थान पर वृद्धि करते हैं। ठीक है, यानी ये जो संचय और प्रकोप जो हो रहा है ना, ठीक है, संचय और प्रकोप जो होता है ये दोष के अपने स्थान पर ही होता है। मतलब जहाँ पर दोष रहता है ना, प्राकृतिक रूप से जहाँ पर दोष रहता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कफ दोष है, वक्षस्थल में रहता है। ठीक है, नॉर्मली वो प्राकृतिक रूप से वक्षस्थल में रहता है, तो वहीं पर इसका संचय होगा और वहीं पर इसका प्रकोप होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था कि एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, मान लो बरसात आ जाती है। ठीक है, बरसात आ जाती है तो और भी पानी बहकर उस गड्ढे में आता है। ठीक है, तो वो जो पानी है वो पानी निकलकर फिर बाहर जब वो गड्ढा भर जाएगा, ठीक है, यानी संचय और प्रकोप अवस्था के द्वारा जब वो गड्ढा भर जाएगा, ठीक है, तो वो जो पानी है, उस गड्ढे में जो पानी भरा हुआ है वो निकलकर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो प्रसार अवस्था में क्या होता है, दोष उस स्थान से निकलकर दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर जाकर स्थान संश्रय करेंगे। ठीक है, और स्थान संश्रय करके फिर क्या होगा, रोग का रूप हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा हमें, रोग का रूप का मतलब होता है रोग के लक्षण हमें दिखाई देंगे, और एंड में जाकर हमें क्या दिखाई देगा, रोग दिखाई देगा। यानी भेद अवस्था में हमें जो पूरी तरह से जो रोग है वो दिखाई देने लग जाता है कि भाई हम देख कर ही बता देते हैं इस व्यक्ति को कौन सा रोग हो रहा है। ठीक है, चलो, तो संचय अवस्था में दोष स्वस्थान में ही वृद्धि करते हैं। आगे लिखा है, संचय अवस्था में रोगी को उन कारणों से द्वेष होने लगता है जिनसे शरीर में दोषों का संचय हो रहा होता है। ठीक है, तथा उन गुणों की इच्छा होती है जो वृद्धि को प्राप्त हुए दोषों के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कुछ लक्षण दे रखे हैं, आगे आ जाओ, पेज नंबर 35 पे आ जाओ। संचित दोषों में कोष्ठ में भारीपन होगा। ठीक है, कोष्ठ में भारीपन, नेत्र, मल, मूत्र, त्वचा में पीलापन या पीलेपन का आभास, ऐसा लगेगा कि वो पीले पीले हो रहे हैं। उष्णता की कमी, अंगों में भारीपन, आलस्य और दोषों को बढ़ाने वाले कारणों से द्वेष होना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब देखो आगे लिखा है कोष्ठ पूर्णता। ठीक है, ऐसा लगेगा कि पेट हमारा भरा भरा है। ठीक है, किसकी वजह से लगता है, वो गैस की वजह से लगता है। पेट में जब गैस बन जाती है, ठीक है, पेट में जब गैस बन जाती है तो हमारा जो कोष्ठ जो होता है, स्टार्टिंग का जो लिखा हुआ है इसमें लक्षण, कोष्ठ में जो भारीपन जो लिखा हुआ है, ठीक है, कोष्ठ के अंदर जो भारीपन लिखा हुआ है, ठीक है, और कोष्ठ पूर्णता जो लिखा हुआ है, ठीक है, और स्तब्धता जो लिखा हुआ है, ये किसका लक्षण बताया गया है, वात का लक्षण बताया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब पेट में जब गैस बन जाती है तो ऐसा लगता है पेट भरा भरा सा लगता है, अपच हो जाती है हमें। ठीक है, तो पेट भरा भरा सा लगता है। कोष्ठ पूर्णता, कोष्ठ का मतलब होता है उधर। ठीक है, उधर या आमाशय हम बोल सकते हैं। तो आमाशय जो होता है हमें भरा भरा सा लगता है और आमाशय में भारीपन नजर आता है, कोष्ठ में भारीपन। ठीक है, और स्तब्धता, स्तब्धता का मतलब ये है कि जैसे अपन पेट को टच करते हैं तो पेट अपन को टाइट दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, तो ये किसके लक्षण है, ये वात वृद्धि के लक्षण है। चलो अगली बात करते हैं, पीताभ भासता। पीताभ भासता का मतलब क्या होता है, पीताभ भासता का मतलब होता है पीत, पीत का मतलब होता है पीलापन। ठीक है, तो पीत अवभासता क्या है, इसका मतलब पीत अवभासता। ठीक है, अवभासता का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, तो पीला पीला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, मल मूत्र, नेत्र, मल मूत्र और त्वचा जो है वो पीले पीले से दिखाई देंगे। ठीक है, तो शरीर में जो पीलापन है वो किसकी वजह से आता है, पित्त के बढ़ने की वजह से आता है। ठीक है, जो शरीर में जो पीलापन जो आता है वो किसकी वजह से आता है, पित्त के बढ़ने की वजह से आता है। ठीक है, चलो अगला दे रखा है मंद ऊष्मा। मंद ऊष्मा का मतलब है कि जो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो जठर अग्नि जो होती है, मंद ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हमारी जो जठर अग्नि जो होती है वो मंद हो जाती है। ठीक है, यानी हमारी जो पाचन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जो मतलब जो हमारी जो अग्नि मंद हो जाती है, सीधी सी बात है। तो
मंदोष्मता की जगह आप अग्निमंद भी लिख सकते हो, ठीक है, या जठर अग्निमंद हो जाती है, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो सिंपल भाषा में, ठीक है। और अंगों में गौरवता, अंगों में गौरवता यानी शरीर ऐसा लगेगा भारी भारी सा, ठीक है, ऐसा लगेगा शरीर में भारी भारी भारीपन सा लगेगा और हमें आलस जैसा फील होता है, ठीक है, यानी हमारी किसी भी काम के करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो लक्षण जो दिखाई देता है ये किसकी वजह से दिखाई देता है, ये कफ के बढ़ने की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आई है वात के बढ़ने से, ठीक है, वात का संचय हो रहा है, ठीक है, वात का संचय हो रहा है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, कोष्ठपूर्णता, पेट भरा भरा सा लगेगा, ठीक है, पेट भरा भरा सा लगेगा, ठीक है, कोष्ठ में भारीपन लगेगा, ठीक है। जब पित्त का संचय हो रहा है तो सारी चीज़ें पीली पीली दिखाई देगी, पीताभ भासता, ठीक है। और जब कफ बढ़ जाएगा, ठीक है, कफ बढ़ जाएगा या कफ का संचय हो जाएगा तो क्या लक्षण दिखाई देगा, तब लक्षण दिखाई देगा भाई उस जो जठर अग्नि है वो मंद हो जाएगी, ठीक है, जठर अग्नि जो होती है वो मंद हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अंगों में भारीपन, आलस वगैरह ऐसा लगेगा हमें, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं द्वितीय क्रियाकाल की। द्वितीय क्रियाकाल का मतलब है चिकित्सा करने का दूसरा अवसर, दोषों की प्रकोप अवस्था। इस अवस्था में दोष उन्मार्गगामी हो जाते हैं, ठीक है, इस अवस्था में दोष कैसे हो जाएंगे, उन्मार्गगामी हो जाते हैं। दोष के प्रकोप अवस्था में कोष्ठ में तोद यानी सुई चुभोने की जैसी पीड़ा होती है, ठीक है, यानी पेट दर्द। पहले हमारे क्या हुआ, गैस हुआ, ठीक है, अब क्या हो रहा है, पेट में दर्द होने लग जाएगा, ऐसा लगने लग जाएगा कि पेट में कोई सुई चुभो रहा है, ठीक है। चलो वायु का संचार, ठीक है, अम्लीय डकार आना, ठीक है, अम्लीय डकार आना ये किसकी वजह से हो रहा है, ये पित्त बढ़ने की वजह से हो रहा है, ठीक है, अम्लीय डकार जो आ रही है वो पित्त बढ़ने की वजह से हो रहा है, ठीक है। प्यास की अधिकता, प्यास ज़्यादा लगेगी, ये भी पित्त प्रकोप का लक्षण है, ठीक है। दाह का मतलब होता है हाथ पैरों में होता है ना, कई लेडीज़ों के आपने देखा होगा कि भाई मेरे तो हाथ पैरों में जलन हो रही है, पीठ में जलन हो रही है, मेरे तो सिर में जलन हो रही है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो पित्त बढ़ने की वजह से होता है, ठीक है। चलो अन्न के प्रति अरुचि, मतलब उसकी खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी उसको बिल्कुल, वो खाना देखकर वो मतलब उसका मन खराब हो जाएगा खाना देखकर, ठीक है। हल्लास, जी मचलाना, ठीक है, होता है ना, उल्टी होने से पहले इस तरह के लक्षण आते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, ठीक है, ये जो अन्न के प्रति अरुचि और हल्लास यानी जी मचलाना किसकी वजह से है, ये है कफ के प्रकोप होने की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से है, ये कफ के प्रकोपित होने की वजह से, ठीक है। जबकि पित्त के प्रकोपित होने की वजह से क्या लक्षण आ रहे थे, अम्लीय डकार आना, प्यास ज़्यादा लगना, क्योंकि जब पित्त बढ़ जाता है, ठीक है, जब पित्त बढ़ जाता है, ठीक है, पित्त बढ़ने से क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो अंदर का जो पानी जो होता है ना वो सूख जाता है, ठीक है, तो वो सूख जाता है तो प्यास ज़्यादा लगती है पित्त बढ़ने की वजह से, ठीक है, और दाह होता है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम तृतीय क्रियाकाल की। तृतीय क्रियाकाल का मतलब है प्रसार अवस्था, ठीक है, चिकित्सा करने का तीसरा अवसर। लिखा है यदि संचय और प्रकोप अवस्था में दोषों का शरीर से निर्हरण नहीं किया गया है तो दोष अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होकर स्वस्थान यानी अपने खुद के स्थान से निकलकर स्रोतसों में, स्रोतस कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है कि स्रोतस कौन कौन से होते हैं? भाई आप लोगों को पता होगा स्रोतस कौन कौन से होते हैं। अरे यही तो होता है प्राण, अन्न, उदक, ठीक है, फिर 7 धातुएं, ठीक है, कौन कौन सी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, फिर मल, ठीक है। तो प्राण वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, ठीक है, मांस वह स्रोतस, मेद वह स्रोतस, ठीक है, इनके बारे में बात आ रही है, ठीक है। तो स्रोतसों में संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करते हैं जिस प्रकार से केंद्रपिष्ठ का मतलब होता है
जैसे आपने देखा होगा अपन दही वगैरह जमा देते हैं ना, CO2 निकलती है उसमें से, जैसे आपने ब्रेड वगैरह बनाते हैं आपने देखा होगा, ठीक है। तो फर्मेंटेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन की किण्वन है, किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। और जल को मिलाकर कुछ समय रखने से उसमें उफान आ जाता है। जैसे अपन सोडा मिला देते हैं ना, आपने देखा होगा जब अपन सोडा किसी चीज़ में मिला देते हैं तो उसमें उफान आ जाता है, ठीक है। तो उफान उत्पन्न होकर वह पात्र से बाहर निकलने लगता है। उसी प्रकार बलवद विग्रह आदि कारणों से कुपित हुए दोषों में उद्रेक उत्पन्न होकर वे अपने स्थान से निकलकर, कहने का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि तृतीय क्रिया काल में प्रसार अवस्था में दोष स्वस्थान से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, स्रोतसों में चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं, स्रोतसों में चले जाते हैं। आगे लिखा है स्वस्थान से निकलकर कभी अकेले कभी दो दोष मिलकर, अकेला यानी केवल वात या केवल पित्त या केवल कफ, ठीक है, या दो दोष मिलकर या तीनों दोष मिलकर कभी रक्त को साथ लेकर इस तरह 15 प्रकार से शरीर में फैलते हैं, ठीक है। 15 प्रकार से मतलब स्रोतस जो होते हैं उनमें फैलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये प्रसार अवस्था तीसरी हम देख रहे हैं, प्रसार अवस्था। तो प्रसार अवस्था में क्या क्या लक्षण, ठीक है, हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण जो है वो दिखाई देंगे। इसमें लिखा है दोषों की प्रसार अवस्था में वायु का विमार्ग गमन हो जाता है। वायु का विमार्ग गमन ये का मतलब ये है कि गैस पास नहीं हो पाती है, ठीक है। शुरुआत में क्या हो रहा था, शुरुआत में पेट में भारीपन हो रहा था, पेट में गैस बन रही थी शुरुआत में, ठीक है। फिर सुई चुभोने के जैसा पीड़ा होने लग गया दूसरी अवस्था में। अब तीसरी अवस्था में क्या हो रहा है, देखो, वायु का विमार्ग गमन और आटोप हो रहा है। क्या हो रहा है, आटोप हो रहा है, ठीक है, वही गैस वाला ये, ठीक है। वायु का विमार्ग गमन यानी वायु निकलनी चाहिए किधर से, गुदा मार्ग से निकलनी चाहिए, लेकिन वायु ऊर्ध्वगामी हो जाती है, वायु ऊपर की ओर आ जाती है। आगे लिखा है पित्त से क्या होता है, ओस का मतलब होता है जलन। ओस का मतलब आप लिख लो, ओस का मतलब होता है जलन। और चोस का मतलब क्या होता है, खींचना या चूसना, ठीक है। खींचना या चूसना इसका मतलब होता है एक तो सामान्य जलन, ठीक है, और एक होता है चोस परिदाह। चोस परिदाह का मतलब एक खींचने या चूसने के जैसे जलन होने लग जाती है, ठीक है। जो जलन जो होती है वो खींचने या चूसने के जैसी जलन होने लग जाती है और मुख से धुआं निकलने के समान प्रतीति होती है। मतलब ऐसा लगता है, मतलब शरीर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतनी ज़्यादा जलन होने लग जाती है अपन को कि ऐसा लगता है कि शरीर से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। एवं कफ के कारण वही अरुचि, ठीक है, खाना खाने की अरुचि। अविपाक का मतलब क्या होता है, खाने का नहीं पचना, ठीक है। अंगसाद का मतलब वही है हाथ पैरों में भारीपन, दर्द, ठीक है, और वमन, ठीक है। पहले तो जी में चला रहा था, द्वितीय अवस्था में तो जी में चला रहा था, अब इसमें क्या हो जाएगा, वमन हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो लक्षण है आप जैसा समझ रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लक्षणों में, ठीक है, लक्षणों में गंभीरता बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे चल रहे हैं वैसे वैसे लक्षणों में गंभीरता बढ़ रही है। अब बात करते हैं हम चतुर्थ अवस्था की। अब चतुर्थ अवस्था में क्या होगा, दोष अपने स्थान से निकलकर दूसरी जगह चला गया, ठीक है। अब वहाँ पर दोष बढ़ रहा है, ठीक है। तो चिकित्सा करने का चौथा अवसर, इसे हम स्थान संश्रय अवस्था कहते हैं। तो कुपित हुए दोष स्रोतों में संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हुए जिन हेतुओं से, यानी जिन कारणों से, हेतु यानी कारण या निदान एक ही शब्द है, ठीक है। हेतु मतलब जिनकी वजह से रोग हो रहा है, निदान मतलब जिनकी वजह से रोग हो रहा है, कारण मतलब जिनकी वजह से रोग हो रहा है, ठीक है। तो जिन हेतुओं से दोषों का संचय प्रकोप होता है उन्हीं हेतुओं से शरीर में क्या होता है, अग्निमंद, ठीक है। अब देखो एक नया शब्द आ गया, मतलब उसका यही है, कहने का मतलब वही है, अग्निमंद, ठीक है। इसका मतलब अग्निमंद होता है, यानी जठर अग्निमंद हो जाती है। दुष्य दुर्बल्य, दुष्य कौन से होते हैं, जो हमारी जितनी भी धातुएं जो होती है ना वो दुष्य कहलाती है, ठीक है। और दोष कौन से होते हैं, वात पित्त कफ दोष होते हैं, और दुष्य जो होते हैं वो हमारी धातुएं होती है, ठीक है। स्रोतों में वेगुण, ठीक है, स्रोतों में वेगुण यानी जो स्रोतसों के जो गुण होते हैं उनमें विगुणता आ जाती है, ठीक है। स्रोतसों के जो गुण होते हैं उनमें क्या आ जाती है, विगुणता आ जाती है, ठीक है। ये सभी क्रियाएं एक साथ प्रारंभ होती। अब देखो साहब, अब बात ऐसी है
कि शुरू की जो 3 अवस्था है, संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था, प्रसार अवस्था, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, इनमें ऐसा हो रहा है कि भाई दोष अपने स्थान में ही बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रसार अवस्था आते आते दोष निकलकर दूसरी जगह आ जाते हैं, ठीक है, स्रोतसों में आ जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, स्रोतसों को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, स्रोतसों को प्रभावित कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, स्रोतसों में क्या हो रहा है, देखो साहब, स्रोतसों में एक तो अग्निमंद होगा, ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी, दोषों मतलब हमारे जो दुष्य जो होते हैं, ठीक है, जो स्रोतस जो होते हैं, ठीक है, यानी जो धातुएं जो होती है उनमें क्या हो जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में स्रोतसों में वैगुणता, यानी स्रोतसों का जो गुण है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं एक साथ प्रारंभ होती है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, स्थान संश्रय अवस्था में हो रहा है, मतलब अब बिल्कुल बात ही चेंज हो गई बिल्कुल अब, ठीक है। आगे लिखा है कूपित दोष भ्रमण करते हुए। अब देखो यहाँ पर कूपित दोष जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, प्रसार अवस्था के बाद में जो दोष है वो भ्रमण करते रहेंगे, ठीक है। भ्रमण करते हुए जब स्रोतो वेगुण स्थान पर पहुँचते हैं तो वहीं पर स्थिर हो जाते हैं और उसी स्थान में व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। इसे दोषों का संग या स्थान संश्रय कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जाकर रुक जाएंगे वहीं पर जाकर रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। ये कुपित दोष शरीर में भिन्न भिन्न प्रदेशों में पहुंचकर अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अगर ये उदर में पहुंच जाते हैं तो क्या उत्पन्न करेंगे, गुल्म, विद्रदी, उदर रोग, अग्निमंद, विसूचिका। अगर बस्ती में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो बस्ती में पहुंच जाएंगे तो बस्ती प्रदेश में पहुंचने पर एवं मेडर में पहुंचने पर निरुद्ध प्रकाश। निरुद्ध प्रकाश का मतलब होता है कि जो शिशन जो होता है ना, शिशन में जहाँ से मूत्र निकलता है तो वो रास्ता ही बंद हो जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं निरुद्ध प्रकाश, ठीक है। फिर उपदंश, ठीक है, ये यौन संक्रामक रोग है। सुख दोष, गुद में प्रविष्ट होने पर अगर ये गुदा में चला जाएगा तो भगंदर, अर्श, इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। अगर जत्रु में पहुंच जाएगा तो जत्रुगत रोगों में, ठीक है, जत्रुगत रोगों में त्वचा, मांस, रक्त में पहुंचकर क्षुद्र रोग, अस्थि में पहुंचने पर विद्रदी आदि अस्थि रोग तथा पैरों में पहुंचने पर शलीपद। शलीपद का मतलब होता है हाथी पांव का रोग। शलीपद का मतलब क्या होता है, हाथी पांव का रोग। तो एक पैर का जो साइज है हाथी के पांव के बराबर हो जाता है, इसे कहते हैं शलीपद, ठीक है। वात रक्त हो जाएगा और सर्वांग फैलकर ज्वर आदि व्याधियों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लक्षण ही बदल गए पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पर आकर सारे लक्षण ही बदल गए स्थान संश्रय में आकर, ठीक है। तो जहाँ पर दोष स्रोतसों के माध्यम से जहाँ पर दोष जाएंगे वहाँ पर रोग उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्थान संश्रय अवस्था। अगली बात करते हैं हम पंचम क्रियाकाल की। तो यह है चिकित्सा करने का 5वां अवसर है। तो स्थान संश्रय अवस्था में दोष दुष्ट सम्मूर्छना। दोष दुष्ट सम्मूर्छना का मतलब ये होता है कि दोष दुष्यों को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। दुष्ट कौन कौन से होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन्हें हम दुष्ट भी कहते हैं और धातु भी कहते हैं, ठीक है। दुष्ट इन्हें हम कब कहेंगे, जब दोषों की वजह से ये दूषित होते हैं तब इन्हें हम दुष्ट कहते हैं, ठीक है। तो दोष दुष्समूर्छना के उपरांत व्याधि का जन्म होता है। अब व्याधि का जन्म हो रहा है, ठीक है। और व्याधि प्रकट होने के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं या व्याधि जिस रूप में प्रकट होती है उसे व्यक्ति या रूप अवस्था कहते हैं। जैसे कौन कौन अब व्याधि उत्पन्न हो रही है, देखो साहब, शोफ हो गया, अवुर्ध हो गया, ग्रंथि, विद्रदी, विसर्प, ज्वर, अतिसार, ठीक है। तो इन रोगों के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यह जो अवस्था है वो पंचम अवस्था होती है, ठीक है। अब लास्ट अवस्था है, इसमें रोग पूरी तरह से हमें दिखाई देने लग जाएगा। यह चिकित्सा करने का अंतिम अवसर होता है। इसमें क्या होता है, जो विद्रधि जो होता है, ठीक है, जो फोड़ा जो हुआ है वो फूट जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा और क्या बन जाएगा, उसका घाव बन जाएगा, यानी व्रण बन जाएगा। इसे भेद अवस्था कहते हैं। ज्वर, अतिसार आदि की चीरकाल अनुबंधिता भी भेद अवस्था है। यह चिकित्सा हेतु अंतिम अवस्था है। यदि इस अवस्था में भी अगर चिकित्सा नहीं की गई है, ठीक है, अगर इस अवस्था में भी रोगी अगर चिकित्सक के पास में नहीं जाता है तो व्याधि के 3 परिणाम हो सकते हैं। तो पहला परिणाम क्या है, पहला परिणाम है प्रथम, शरीर का अग्निबल अगर कम है, ठीक है, प्रथम शरीर का अग्निबल अगर अधिक है तो दोषों का अयन मार्गों में स्वतः बहिर्गमन हो जाता है।
दूसरा है व्याधि में, शरीर में व्याधि के कारण स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, यदि दोष बल अधिक है तो रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। या तो उसका कोई अंग विकृत हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, या फिर स्वतः बहिर्गमन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो क्रियाकाल का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग लाइव क्लास होने के बाद में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो क्लासेज है वो 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाली, अभी हमारे 3-4 दिन तक लगातार डेमो क्लास रहेगी शाम के टाइम में, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दिया करूँगा, ठीक है। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9785 9785380501 पे, ठीक है। डॉक्टर अनुराग बैरवा। हमारे 15 अगस्त से रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों की एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाली है, ठीक है, उनके लिए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 अगस्त से, ठीक है। सारी चीज़ों को हम आप लोगों ने जैसे आज डेमो क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो चैनल है, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल पर लगभग 35 से 40 वीडियो पहले से पड़ी हुई है। आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उन सभी वीडियो में एक जैसा ही पैटर्न होता है हमारा पढ़ाने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा डेमो में हम अलग पढ़ाएंगे और जो मेन क्लास होगी उसमें हम अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा जो मोटो है आप लोगों को समझाने का है, रटाने का नहीं है, ठीक है। हमारे कोचिंग का जो मेन उद्देश्य है आप लोगों को चीज़ों को समझाना है, केवल और केवल समझाना, ना कि रटाना, ठीक है। तो 15 अगस्त से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, वो बैच ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगभग 350 से 400 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हो जिसमें लगातार नई नई अपडेट्स आती रहती है, ठीक है। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों की कैसे ना कैसे करके क्लास आपका जो कोर्स है उसमें आपकी हेल्प करूं, ठीक है, ताकि आप लोग आगे जाकर और अच्छा परफॉर्मेंस, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, आरपीएससी वगैरह जो भी आने वाली है, ठीक है, एनएचएम से जो भी वैकेंसी आने वाली, उसके लिए आप लोग तैयार रहें, ठीक है। क्योंकि अगर अभी आप लोग अगर ध्यान दे लोगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप लोगों के आगे भी काम में आने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस रट लिया और जैसा बुक में लिखा है वैसा पढ़ के रट के और एग्ज़ाम देकर आ गए। मान लो अगर परसेंटेज भी इस पर बढ़ती आ जाती है तो आपकी अगर परसेंटेज ही कम बनेगी तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर चीज़ों को अगर आप समझ के एग्ज़ाम में लिख कर आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको नंबर भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा 15 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चा जिस भी कॉलेज से ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, अपने राजस्थान में लगभग 25 से 30 कॉलेज है आयुर्वेद नर्सिंग के, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और भी बच्चों को, आपके साथियों को बताओ, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। 15 अगस्त के बाद में फिर एक बार रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोग अगर बाद में ज्वाइन होते हो तो फिर आप लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए एक साथ ही आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या हुआ था, शुरुआत में बच्चे जुड़ गए थे, फिर बाद में धीरे धीरे बच्चे जुड़े, फिर उनको बीच में दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। इसलिए अभी आप लोगों के पास में 4-5 दिन है, बढ़िया आप लोग क्लास वगैरह लीजिए, डेमो क्लास, ठीक है। और भी हमारी क्लासेज इसमें पड़ी हुई है, ठीक है, आप लोग सारी क्लासेज को देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिए, आपका अभी मौसम, बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो बरसात में भीगो मत और अपनी सेहत का ध्यान रखो और अच्छा अच्छा पढ़ो और एग्ज़ाम में अच्छा अच्छा लिख कर आओ, ठीक है। ओके, थैंक यू।